हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांचक है। साल 2020 में सुबह सुबह का समय था। पश्चिम बंगाल के मिदना नगर घाट के पास, जिकुर खाली घाट के पास आसपास रहने वालों ने 18 फरवरी को हुगली नदी के किनारे से सुबह ही सुबह धुआं उठता हुआ देखता है। दोस्तों, उन लोगों ने पहले तो यही सोचा कि शायद किसी ने कूड़ा कचरा जलाया होगा, लेकिन वे लोग तो वहाँ पर रोज आते जाते थे, मगर उन्होंने वहाँ पर कूड़ा जलते हुए नहीं देखा था और ना ही उस जगह पर कोई कूड़ा फेंकता था। दोस्तों, तभी वे लोग इस बारे में बात करते हैं, तभी अचानक उन लोगों को एक अजीब सी बदबू आती है। बदबू आने लगती है। बदबू वहाँ से आ रही थी जहाँ पर वह आग जला रही थी। तब जब उन्हें कुछ शक होता है तो उन लोग नदी किनारे जाते हैं। जब उन्हें आसपास जाकर देखा तो उन लोगों की रूह कांप गई, क्योंकि वहाँ पर 2 लाशें जल रही थी। उन लोगों ने वहाँ से 2 लड़कों को भागते हुए भी देखा। लोगों ने उन्हें पकड़ने के लिए शोर मचाया, उनके पीछे भी दौड़ पड़े, लेकिन वे दोनों वहाँ से भाग चुके थे। दोस्तों, उनकी आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए। उनके बाद वह लोग नदी से पानी लाकर उस आग को बुझाते हैं। आग बुझाने के बाद पता चला कि वहाँ पर 2 शवों को जलाया जा रहा है। दोस्तों, उन लोगों ने में से किसी व्यक्ति ने पुलिस को भी फ़ोन कर दिया। दुर्भाग्यवश थाने के पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचती है। उन दोनों शवों में एक तो पूरी तरह से जल चुका था, यानी उसको देखकर पता नहीं चल रहा था कि शव महिला का है या पुरुष का है। दोस्तों, लेकिन दूसरा शव जो था तो थोड़ा ठीक हालत में था। उसकी पहचान कपड़ों से लग रही थी कि वह किसी लड़की की लाश है। उस पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी घटना स्थल पर बुला लिया, लेकिन दोनों शवों को पहचानना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि उनका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। दोस्तों, लेकिन तभी पुलिस को कम जली हुई लाश के पास से कुछ बाल मिलते हैं। उन्हें गौर से देखने के बाद जला उस लड़की ने अपने बालों को कलर करवा के रखा था। उसके बाल गोल्डन कलर किया हुआ था। पुलिस को वहाँ से कान की बाली भी मिलती है। दोस्तों, उस बाली पर SPG लिखा हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उन दोनों शवों के पास छानबीन की तो पुलिस को वहाँ पर एक गड्ढा भी दिखाई दिया, जिसे अंदाज़ा लगाया गया कि उस शायद लाशों को दफनाने के लिए गड्ढा खोदा होगा, लेकिन फिर किसी कारणवश दफनाने के बजाय उन्हें जला दिया गया होगा। उन्हें जलाने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, क्योंकि वहाँ से एक खाली बोतल भी मिली थी, और जाहिर सी बात है कोई भी व्यक्ति ऐसी खुली जगह में तो कत्ल नहीं करेगा। इसलिए पुलिस को लग रहा था कि इन दोनों को कहीं और कत्ल करने के बाद यहाँ जलाया गया है। दोस्तों, खैर घटना स्थल की जांच करने के बाद उन दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिया जाता है। उधर पुलिस अज्ञात लोगों के खिलाफ कत्ल और सबूत मिटाने का मामला दर्ज करके इस मामले की जांच में जुट जाती है। लेकिन सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी था कि आखिर वह दोनों लाशें किसकी थी, क्योंकि अब तक लाश के बारे में केवल इतना ही पता चल पाया था कि वह किसी महिला की लाश थी। दोस्तों, लेकिन दूसरे का तो कुछ भी पता नहीं, क्योंकि वह बुरी तरह से जल रहा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ना आ जाए तब तक पुलिस कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन कुछ घंटे इंतजार करने के बाद उन दोनों शवों का रिपोर्ट आ जाती है। रिपोर्ट पता चलता है कि वह दोनों शव महिला ही थी, जिनमें एक की उम्र 22 से 24 साल की थी, दूसरी की उम्र लगभग 38 से 40 के आसपास थी। जो लाश कम जली थी वह 20 से 22 साल की लड़की थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चला कि इन दोनों को जलाने से पहले उन्होंने कुछ नशीली दवाइयाँ खिलाई थी, यह पिलाई गई थी, यानी जलाए जाने से पहले वह जिंदा थी। इसका मतलब साफ था कि उन दोनों को जिंदा ही जला दिया गया था। दोस्तों, लेकिन अब सवाल यह था कि आखिर वह दोनों महिलाएं कौन थी और उनके साथ यह दरिंदगी किसने की थी। इस बात का पता लगाने के लिए पुलिस आसपास के सभी स्टेशन में उन शवों के बारे में जानकारी देती है। साथ ही यह भी पता करने का कोशिश करता है कि किसी थाने में उन महिलाओं की गुमशुदगी रिपोर्ट लिखाई गई है कि नहीं। यानी पुलिस ने हर तरीके से उनके बारे में पता लगाने की कोशिश की, लेकिन उन महिलाओं के बारे में कहीं से कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था। दोस्तों, और सबूत नहीं मिलता है। दोस्तों, क्योंकि किसी भी थाने में उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई गई है। पुलिस को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे किया तो क्या किया जाए। असल में पुलिस को पता ही नहीं चल पा रहा था कि वहाँ कहाँ की रहने वाली है और उन दोनों में क्या रिश्ता था। लेकिन पुलिस इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देती है। साथ ही उन दोनों महिलाओं के आसपास मिली चीज़ों, उनके कपड़े और गहने रिपोर्ट
के अनुसार उनकी हाइट, उम्र, यह सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है दोस्तों। साथ ही पुलिस ने लोगों से अपील भी करती है कि अगर किसी को यह रिश्तेदार या जानने वाला मिलता है तो उससे डिटेल उनकी मैच करवाता है तो पुलिस को सूचना दी जाए। पोस्ट 20 फरवरी के आसपास की गई, जिसके बाद वह पोस्ट तेज़ी से वायरल होने लगा दोस्तों। और फिर 21 फरवरी को एक व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क किया। उस व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसकी जानने वाली एक महिला और उसकी बेटी पिछले कई दिनों से लापता है। उस व्यक्ति ने बताया कि पिछले कई दिनों से वह दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है, क्योंकि उन्हें उस व्यक्ति का कोई संपर्क नहीं था। जब पुलिस को पता चला कि वह दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती थी, तो पुलिस ने उन दोनों की प्रोफाइल को खोजने का फैसला किया। दोनों व्यक्ति ने सोशल मीडिया के जरिए पुलिस को उन दो माँ बेटी की तस्वीरें मिल जाती है। उनमें एक का नाम रमा डे, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी, और दूसरी जिसकी बेटी थी उसका नाम रिया डे होता है। उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल की थी। वह दोनों माँ बेटी नॉर्थ 24 परगना जिले के न्यू बैरकपुर इलाके में रहती थी। और किसी अगले दिन यानी 22 फरवरी को पुलिस न्यू बैरकपुर इलाके में पहुंची। वहां पर पुलिस उन दोनों माँ बेटी के फोटो लोगों को दिखाती है। एक व्यक्ति ने पुलिस को उनके घर का एड्रेस बताया। उसके बाद पुलिस उनके घर पर पहुंची। वहां पर ताला लगा हुआ था दोस्तों। जब पुलिस आसपास रहने वाले लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि रिया डे और रमा डे दोनों माँ बेटे न्यू बैरकपुर इसी घर में किराए पर रहती थी। इस घर में उन दोनों के अलावा और भी कोई नहीं रहता था। हालांकि वहां से थोड़ी दूर उनका घर भी था, मगर वह अपने दोनों घर से दूर किराए पर रहती थी। वह दोनों माँ बेटी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती थी, वीडियो बनाया करती थी दोस्तों। हर दिन कुछ न कुछ पोस्ट करती रहती थी, लेकिन उसके घर वाले उसके इलाके में किस जगह पर रहते थे इस बारे में किसी को पता नहीं था। उस समय घर की मालकिन भी वहां मौजूद नहीं थे दोस्तों। इसके बाद पुलिस ने पड़ोसियों से रिया और रमा का फ़ोन नंबर लेता है ताकि फ़ोन के जरिए उनके घर वालों तक पहुंच सके। और यह पता चला कि उन दोनों माँ बेटी के किन लोगों से बात होती थी। इसके बाद पुलिस उन दोनों माँ बेटी के नंबर की CDR निकलवाते हैं। इधर पुलिस द्वारा की गई पोस्ट के देखकर यह भी कई लोग, जिनमें से रिया के दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी थे, वह यही कहते हैं कि इस पोस्ट में दिखाई गई सभी चीज़ें रमा और रिया से मिलती जुलती लग रही है। इन सब बातों से अब पुलिस को लगने लगा था कि वह दोनों सब उन दोनों माँ बेटी के ही कहने से हुआ है दोस्तों। दरअसल पहले रमा अपने पति बेटी के साथ महाराष्ट्र के नवी मुंबई में रहती थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से रमा ने अपने पति को डिवोर्स दे दिया था। और साल 2017-18 में रमा अपनी बेटी रिया को लेकर वापस अपने घर बंगाल में आ गई थी, लेकिन वह अपने मायके में रहने के बजाय हल्दिया में एक किराए के मकान में रहने लगी। इन सब चीज़ों से रिया की पढ़ाई पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है दोस्तों। वह 12 क्लास की पास नहीं कर पाई थी। साल 2017-18 में रिया 8वीं क्लास में। फिर माता पिता के तलाक के बाद पढ़ाई छोड़कर रिया को अपनी मां के साथ बंगाल आना पड़ा था दोस्तों। यहां आने के बाद न्यू बैरकपुर के एक स्कूल में रिया हाई स्कूल और इंटर के लिए पढ़ाई कर देती है। अब रिया पढ़ाई की वजह से न्यू बैरकपुर में रहने लगी थी और उसकी मां हल्दिया में रहती थी दोस्तों। कभी रमा अपनी बेटी से मिलने के लिए न्यू बैरकपुर चली जाती थी, तो कभी रिया अपनी मां से मिलने के लिए हल्दी आ जाती थी। उन दोनों की बस यही ज़िंदगी थी। रमा अपने मायके वालों से कोई मतलब नहीं रखती थी। इधर 22 फरवरी को रिया डे और रमा डे की CDR यानी कॉल डिटेल की रिपोर्ट भी आ जाती है। साथ ही पुलिस उन दोनों के मोबाइल की लोकेशन भी निकलवाते हैं। कॉल डिटेल से पता चलता है कि रमा डे के नंबर सबसे आखिरी कॉल एक व्यक्ति ने किया था, जिसका नाम सद्दाम हुसैन था। पुलिस ने रमा के नंबर की पिछले कई दिनों की कॉल डिटेल को चेक किया तो पता चलता है कि सद्दाम की रमा से अक्सर फ़ोन बातचीत होती रहती थी। हालांकि कभी कभी उन दोनों में बातचीत बंद हो जाती थी, मगर कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू हो जाती थी। लेकिन पुलिस को झटका तब लगा जब रिया के कॉल डिटेल में भी सबसे ज़्यादा सद्दाम हुसैन का ही नंबर पाया गया था दोस्तों। यानी जिस व्यक्ति का रमा माँ से बात होती थी, ठीक उसी नंबर से बेटी से भी बात होती थी दोस्तों। उसकी बातचीत के ड्यूरेशन घंटों घंटों तक था। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी था
कि इस व्यक्ति में दोनों माँ बेटी इतनी देर तक क्यों बात करती थी। साथ ही यह भी जानना जरूरी था आखिर यह सद्दाम हुसैन कौन है दोस्तों। इसके बाद उस व्यक्ति के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस ने उनके मोबाइल नंबर की लोकेशन निकलवाई, साथ ही उन दोनों माँ बेटी की लोकेशन भी चेक। पता चला कि 17 फरवरी के रात को रिया, रमा और सद्दाम तीनों के लोकेशन एक साथ ही थे। सद्दाम उन दोनों माँ बेटी के साथ लगातार फ़ोन पर बात करना और नदी किनारे सब को मिलने से पहले उन तीनों को एक साथ होना, इन सब बातों से पुलिस को शव के ही नहीं बल्कि पूरा यकीन हो गया था इस कत्ल से सद्दाम का कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। छानबीन करने पर पता चला कि सद्दाम हुसैन दुर्गाचक की न्यू कॉलोनी के रहने वाला है और वह एक लेबर यानी ठेकेदार है। लेकिन जब पुलिस सद्दाम के घर पहुंचती है तो पता चलता है कि वह तो हॉस्पिटल में है। इस बात का पता चलते ही पुलिस तुरंत हॉस्पिटल पहुंचती है और वहां से सद्दाम को अरेस्ट कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस को हॉस्पिटल से यह पता चलता है कि सद्दाम को कई गंभीर चोट नहीं लगी थी बल्कि उसे छोटी मोटी खरोच आई थी दोस्तों। इसका मतलब था कि सद्दाम पुलिस से बचने के लिए ही हॉस्पिटल गया था। खैर, सद्दाम को पुलिस स्टेशन लाकर उसे पूछताछ की जाती है। शुरू में तो हर आरोपी की तरफ सद्दाम भी साफ साफ मना कर देता है कि उसका इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब पुलिस ने सद्दाम को उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड और 17 फरवरी की लोकेशन दिखाई तो वह अंदर से टूट गया। लेकिन अब भी ऐसा कोई सवाल थे जिसका जवाब जानना जरूरी था। पहला यह था कि सद्दाम की रमा और रिया से मुलाकात कैसे हुई थी और दूसरा यह कि सद्दाम ने उन दोनों माँ बेटी को कत्ल क्यों किया था दोस्तों। पूछताछ के दौरान पता चला कि पति से तलाक के बाद जब रमा अपनी बेटी रिया को लेकर बंगाल आई थी तो रमा अपने मायके से दूर अपनी बेटी के साथ हल्दिया में रहने लगी थी। लेकिन फिर उसकी बेटी रिया न्यू बैरकपुर में पढ़ाई करने की वजह से न्यू बैरकपुर में ही कमरा लेकर रहने लगी थी। यानी अब बेटी बैरकपुर में रहती थी और माँ हल्दिया में रहती थी। अब चूंकि रमा अकेले रहती थी वह बोर होने लगी थी, इसलिए रमा ने अपने दोस्ती का ठिकाना ढूंढा था दोस्तों। वह बहुत ज़्यादा सद्दाम से प्यार करने लगा था और सद्दाम उसको हर ज़रूरत पूरा करता था दोस्तों। एक दिन की बात है जब रिया डे और रमा डे एक साथ में एक प्रोग्राम में गए थे तो प्रोग्राम में जाने के बाद उन दोनों की मुलाकात सद्दाम से हो जाती है। उसने सद्दाम को अपनी माँ के कमरे पर देखा तो रिया को लगा कि सद्दाम उसकी माँ का दोस्त है। और फिर एक दिन रिया ने भी सद्दाम को अपना नंबर दे देता है। फिर रिया जब सद्दाम को देखता है तो दोनों आपस में नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप में बातें करने लगते हैं। रिया को भी मन बहल जाता है और उसकी माँ को भी, रमा का भी मन बहल जाता है। सद्दाम दोनों के बीच में एक मोहरा बन गया था। ये दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि किसके किसके प्रति ये दोनों एक बीच में ये दोनों का ले रहा था दोस्तों। जबकि सद्दाम की उम्र लगभग 26 साल के आसपास थी। इसके बाद दोनों न्यू बैरकपुर से कुछ किलोमीटर दूर वासुदेवपुरम किराए पर कमरा लेकर लिव इन में रहने लगा। रमा और रिया की ज़िंदगी में सद्दाम के आने से उनकी खुशियां दोगुनी हो गई थी। और हैरानी की बात तो यह था कि रमा को जो भी सद्दाम और अपनी बेटी रिया के रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो तीनों एक साथ बाहर घूमने के लिए भी जाते थे, एक साथ बैठकर खाना खाते थे, बातें करते और एक साथ समय बिताते थे। अब रिया कभी पढ़ाई के लिए बैरकपुर में रहती तो कभी सद्दाम के साथ वासुदेवपुरम और कभी अपनी माँ के पास हल्दिया में भी रहती थी। इसके बीच सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर एक दिन रिया को पता चला कि सद्दाम शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। लेकिन रिया के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले सद्दाम ने यह बात रिया को नहीं बताई थी, बल्कि रिया तो साथ शादी करने का वादा रखा था। पुलिस को यह सारी बातें सद्दाम के बयान और रिया के जानने वाले लोगों से पता चला। सद्दाम की शादी के बारे में पता चलते ही रिया भड़क जाती है। वह सद्दाम से कहती कि तुमने शादी के लिए मुझसे झूठ क्यों बोला है। रिया ने सद्दाम को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो वह पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ कंप्लेन कर देगी। असल में रिया जब सद्दाम से शादी करने को कहती है तो सद्दाम कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल देता था। लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि वह दोनों माँ बेटी उससे धमकी देने लगे थे कि या तो शादी करो या फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन सद्दाम इन दोनों चीज़ों से बचना चाहता था। ना तो वह रिया से शादी करना चाहता था और ना ही जेल जाना चाहता था दोस्तों।
सदाम ने पुलिस को आगे बताया कि दोनों माँ बेटी जिद और धमकी से वह बहुत परेशान हो चुका था। हालांकि उसने कई बार रिया और रमा से दूरी बनाने की कोशिश की भी थी, लेकिन जब उसने बचाव का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आया तो उसने रिया और रमा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया दोस्तों। फिर सदाम भी जानता था ना तो उन बेटी का कोई जानने वाला है और ना ही उनसे कोई पूछने वाला है दोस्तों। सदाम ने अपने इस प्लान में कई दोस्तों को भी शामिल कर लिया था। फिर प्लान में कुछ 17 फरवरी 2020 को सदाम ने रमा को कॉल किया और कहा कि आज रात हम तीनों एक साथ बैठकर बात करेंगे, इस मामले को किसी भी करके सुलझाएंगे। रमा ने यह बात अपनी बेटी रिया को भी बताई और इस तरह से धोखे से सदाम ने रिया और रमा को वासुदेवपुरम उस कमरे में बुला लिया जिस कमरे में सदाम और रिया लिव इन में रहते थे। इसके बाद 17 फरवरी को शाम को वे तीनों वासुदेवपुरम में मिले और सदाम तो उस रात सब कुछ सोच कर आया था। असल में जब भी तीनों एक साथ होते थे तो अक्सर शराब पार्टी करते थे। हमेशा की तरह उस रात भी सदाम शराब लेकर आया था, लेकिन रिया उस रात शराब नहीं पीती। वह रात 8 बजे उसे बाजार गई और वहाँ से खाना लेकर आई। सदाम ने उसे खाने को नहीं कहा बल्कि उसे खाने में नशीली दवा मिला दी थी और उसे ही दोनों माँ बेटी को खिला देता है दोस्तों। वह बेहोश हो जाती है। उन दोनों को बेहोश होने के बाद सदाम अपने दोस्त जितने भी थे सबको फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद सारे दोस्त मंजू सदाम के पास लेकर बेहोशी हालत में पड़ी रमा और उसकी बेटी रिया का गला दबा देता है। जब दोनों लगा कि रिया और रमा की मृत्यु हो जाती है तो उन्होंने पहले रमा को एक कंबल में लपेटा, उसे गाड़ी की डिक्की में रखा, फिर ऐसे ही उन्होंने रिया को और कंबल में पैक करके कार की पहली सीट पर रख देता है दोस्तों। सदाम का प्लान यह था कि दोनों माँ बेटी को अपने दोस्त के घर आसपास कहीं ज़मीन में दफन कर देगा, लेकिन जब सदाम ने यह बात अपने दोस्त को बताई तो उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने कहा कि वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसके बाद वह दोनों रिया और रमा को हुगली नदी के किनारे दफन करने का प्लान बनाते हैं। साथ ही दोनों एक बोतल में पेट्रोल भी ले लिया, आने की कोई प्रॉब्लम हुई तो पेट्रोल डालकर उन दोनों को जला दिया जाएगा। इसके बाद सद्दाम और उसके दोस्त देर रात हुगली नदी के किनारे पर पहुंचते हैं। वहां पर वह दोनों खुदाई करते हैं, लेकिन खुदाई करते करते रात ढल गई और दिन निकलने लगा और जब उन्हें लगा कि अब जल्दी ही सूरज निकलने वाला है तो हड़बड़ाहट में सदाम और उसके दोस्त ने रमा और रिया को गाड़ी से बाहर निकाला और रिया और रमा के शरीर पर हरकत होने लगी। असल में दोनों सभी जिंदा थे और देखकर सदाम और उसका दोस्त डर गए। उन्होंने रिया और रमा को दफन करने के बजाय जलाने का फैसला किया दोस्तों। वे दोनों उन माँ बेटी को गड्ढे से थोड़ी दूर ले गए, लेकिन जल्दबाजी और हड़बड़ाहट में उन्होंने पेट्रोल की पूरी बोतल रमा के ऊपर ही डालकर उसे आग लगा दी दोस्तों। मगर उसके सामने प्रॉब्लम यह थी कि रिया को कैसे जलाया जाए। इसके लिए उन्होंने जैसे तैसे कर अपनी गाड़ी से थोड़ा सा डीजल और पेट्रोल निकालता है और रिया के ऊपर डालकर भी उसे आग लगा देता है दोस्तों। यही वजह से रिया का शव कम ही जला था, क्योंकि सुबह हो चुकी थी, इसलिए वह दोनों वहां से भाग जाते हैं। हालांकि आसपास रहने वाले लोगों ने उन्हें भागते हुए देख लिया था और उनका पीछा भी किया था दोस्तों, लेकिन वह दोनों बचकर निकल गए थे। इधर उसका दोस्त नाम सुनते ही 23 फरवरी 2020 को उसका दोस्त अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद रिया के मामा का ब्लड सैंपल लिया जाता है ताकि उन दोनों शवों को डीएनए जांच की जा सके। कोलकाता की लैब में उसका डीएनए टेस्ट किया जाता है दोस्तों और कंफर्म हो गया था कि वह दोनों शव रिया और रमा डे के थे दोस्तों। इस तरह से कहानी पुलिस 27 फरवरी को पुलिस टीम हल्दिया में रमा डे के घर पहुंचती है और उसके घर की तलाशी ली जाती है। सबको यही लगा था कि सद्दाम ने शादी से बचने के लिए ही रमा और उसकी मां को कत्ल किया था दोस्तों। लेकिन जब पुलिस रमा के घर छानबीन की तो वहां एक अलमारी से कुछ कागज़ के टुकड़े मिलते हैं। साथ ही पुलिस को रिया की एक डायरी भी मिलती है। उन कागज़ के टुकड़ों को एक्सपर्ट के पास भेज दिया गया, लेकिन जब कागज़ के उन टुकड़ों को जोड़कर देखा गया तो पता चला कि यह एक मैरिज सर्टिफिकेट है। जो उन मैरिज सर्टिफिकेट के अनुसार सद्दाम और रिया ने साल 2018 में शादी कर ली थी दोस्तों। वहीं रिया अपनी डायरी को हिंदी, इंग्लिश
और बंगाली भाषा में लिखती थी। उन डायरी के 5 पन्नों में सद्दाम, रिया और रमा उन तीनों के रिश्तों को लेकर कुछ बातें लिखी गई थी। डायरी में लिखा था, सद्दाम मुलाकात पहले रमा से फिर रिया से हुई, जिसके बाद रिया और सद्दाम एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रिया ने आगे लिखा कि उसे शक के सद्दाम उसकी मां के साथ भी कुछ नज़दीकी रिश्ता थे, इसी वजह से उसकी मां रमा हल्दिया में रहने लगी थी ताकि वो और सद्दाम एक दूसरे से मिल सके, रात गुजार सके दोस्तों। वहीं सद्दाम का कहना था कि उसे भी शक होने लगा था कि रिया का किसी और लड़के से भी अफेयर चल रहा है, जिसकी वजह से सद्दाम रिया से पीछा छुड़वाना चाहता था, लेकिन वो दोनों माँ बेटी उसे फंसाने की धमकी देने लगे, इसलिए वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था दोस्तों। इस तरह से पुलिस जांच और सारा जांच करने के बाद आपत्तिजनक फ़ोटो वीडियोज बना लेता है दोस्तों, और उस तरह से जो लिव इन रिलेशन में रहते हैं सद्दाम कई बार उनके साथ पैसे और सारे संबंध बनाते हैं दोस्तों। इस तरह से पुलिस सारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सारे जांच परख करने के बाद सद्दाम और उसके दोस्त को कोर्ट में पेश किया जाता है, और कोर्ट में पेश करने के बाद उसे फ़ौरन सज़ा हो जाती है और जेल के सलाखों में दे दिया जाता है दोस्तों। अब इस केस की सारी तहकीकात बहुत आगे तक पहुंच गई है और उसे जेल में ही बंद सारी गतिविधियों के अनुसार उसे कर दिया जाता है दोस्तों। फिर उसको जेल में रहने के साथ साथ उसे सजाएं हो जाती है दोस्तों, जुर्म कबूल लिया जाता है दोस्तों। ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का मन या ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। इस तरह की समाज में घटनाएं किसी की चाह और या चाह में गुजर जाती है दोस्तों। इस तरह से घटनाएं समाज में आम हो चुकी है दोस्तों। अगर आप लोग इस तरह से घटनाओं में अगर समाज में हो रही है तो वैसे बदलाव करने की ज़रूरत है दोस्तों। इस तरह से कोई अकेलेपन ज़िंदगी जी रहा है तो उसे भी बदलाव करना ज़रूरी है दोस्तों। इस तरह से घटना अक्सर बहुत शहरों में या गाँवों में देखने को मिलता है दोस्तों। इस तरह समाज में आप औचक तरीके से सजाए रखें। अब कहानी का उद्देश्य आप लोग भी जानते हैं कि क्या सद्दाम इस कहानी में क्या राय है, अपना कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।